Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic innovation in business, in which we will discuss about the type of innovation, creating and identifying opportunities, and we are also going to discuss about business plan and feasibility analysis. जो हमारी यूनिट 10 का टॉपिक है और इसके बाद आई थिंक 2 या 3 वीडियोस और बनेंगी यूनिट 10 पे, देन हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो नहीं बनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी. और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में कुछ और भी होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आप मेंशन कीजिए, उस पर भी वीडियो बन जाएगी. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोड नंबर 17 यूनिट 10 का टॉपिक है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इनोवेशन इन बिजनेस. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनोवेशन क्या है. अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है जो हमने यूनिट 10 के ऊपर बनाई है तो आपको इनोवेशन का मीनिंग क्लियर होगा. बिकॉज हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस कर लिया है, इंट्राप्रेन्योरशिप को डिस्कस कर लिया है, उसके अंदर इनोवेशन वर्ड काफ़ी बार आया है. तो हमारा इनोवेशन होता क्या है, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है इनोवेशन. अगर हम इसका सिंपल मीनिंग बोले तो उसका मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, कि कुछ नया लेके आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन. जैसे हम बोले कि जो हमारी, अगर हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इनोवेटिव है या फिर उसके अंदर काफ़ी इनोवेशन है, तो उसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार नए नए प्रोडक्ट लाती रहती है, नई नई सर्विसेज कस्टमर्स के लिए लाती रहती है. तो इनोवेशन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है. अब आप देखो, जो हमारे क्या थे, कीपैड मोबाइल्स थे और स्मार्टफोन्स हैं. तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती तो यही यूज़ होते रहते. बट अब हमारे पास क्या है, पहले ऐसा नहीं होता था कि आप यूट्यूब से पढ़ सको या फिर ऑनलाइन मीन्स ऑफ टीचिंग नहीं होती थी. बट अब ऐसा सब कुछ है कि आप ऑनलाइन टीच कर सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है, ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ऑनलाइन आपको क्या होती है, डिग्री मिल जाती है. सो ये सब कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनोवेशन, कि कहीं ना कुछ नया डेवलप हुआ जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं. तो बिजनेस के लिए इनोवेशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो बिजनेस नई नई चीज़ें लाएगा ना, उसे क्या मिलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को लाने वाली वो पहला बिजनेस बन जाएगा. और किसी भी चीज़ को अगर आप पहले पर्सन हो या पहली ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सबकी नीड आपको ही फुलफिल करनी पड़ेगी. तो आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, आपकी डिमांड ज़्यादा होगी. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है जो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हैं. Innovation is the implementation of new idea at the individual, group और organization level. कि कुछ भी नया आइडिया लेके आना, कुछ भी, एनीथिंग यू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन. इनोवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल चेंज. इनोवेशन अगर आपके साथ कुछ ऐसे मीन्स चेंज हो रहा है जो इसमें आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो इनोवेशन नहीं है. जो नेचुरली हो रही है वो इनोवेशन नहीं होती, वो चेंज होता है. बट एक इंटेंशनल चेंज किसे पाने के लिए हमने किया. अब स्मार्टफोन्स अपने आप से नहीं आए हैं. जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उस पर वर्क किया है, उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, तब जाके उन्होंने क्या किया था, स्मार्टफोन्स को डेवलप किया था. वो अपने आप नेचुरली डेवलप नहीं हुए थे कि कीपैड से ग्रो हो के स्मार्टफोन्स बन गए. नहीं, उसको क्या किया गया था, इंटेंशनली डेवलप किया गया था. तो हमारी इनोवेशन क्या होती है, इंटेंशनल चेंज होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन मेड करता है ताकि वो क्या कर सके, अपनी वैल्यू क्रिएट कर सके और एडवांटेज सीख कर सके. और वो एडवांटेज कौन सी होगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हो तो उसकी क्या नेसेसिटी है. हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कुछ नया लेके आए ताकि उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले. बट नया होने के लिए ये 3 चीज़ें उसके अंदर होनी ज़रूरी हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट लेके आने हैं जो नया है वो इन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करता होना चाहिए. फर्स्ट इज़ नोवेलिटी, कि वो क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग ही आप कुछ नया लेके आ रहे हो, जो एक फॉर एग्जांपल इंडिया में वो नहीं है बट अमेरिका में वो है, तो वो इनोवेशन नहीं है. वो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हो, वहाँ से ब्रिंग कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी को. बट इनोवेशन क्या होगा, जब आप सच में कुछ नया ही लेके आओगे. तो नोवेलिटी का मतलब क्या है, इनोवेशन न्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए. सेकेंड इज यूजफुलनेस, वो यूज़फुल भी होना चाहिए. अगर आप कुछ नया लेके आ रहे हो बट वो यूज़लेस है, यानी कि जो भी आपके कस्टमर हैं, पब्लिक है, टारगेट कस्टमर्स हैं, वो उसके बेनिफिट समझ ही नहीं पा रहे. उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में इस प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं होगा, वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो वो कैसी इनोवेशन हुई, फिर वो इनोवेशन नहीं हुई. इनोवेशन क्या होनी चाहिए, जो हमारे लिए यूज़फुल भी हो, यानी कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो एक्चुअल में नया हो बट यूज़फुल भी हो, किसी ना किसी तरीके की नीड को सेटिस्फाई करता हो. एंड लास्ट इज इन्वेंशन नॉट डिस्कवरी, यानी कि आपको क्या करना है, इन्वेंट करना है, कुछ नया लेके आना है, डिस्कवर नहीं करना. जैसे जो न्यूटन है,
उन्होंने क्या किया, एप्पल के थ्रू हमें लॉ प्रोवाइड किए कि उन्होंने देखा कि एप्पल गिरता है तो क्या हमारे पास ग्रेविटी है, ये सब। तो ग्रेविटी उन्होंने बनाई तो नहीं ना, ग्रेविटी को उन्होंने इनोवेट नहीं किया। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ बनाना। उन्होंने क्या किया, सिर्फ डिस्कवर किया कि पहले से एक एग्जिस्टिंग चीज़ थी लेकिन हमें पता नहीं था कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। न्यूटन ने हमें बताया कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया। क्योंकि इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, खुद से कुछ नया बनाना। तो उन्होंने ग्रेविटी बनाई नहीं, क्योंकि जब उन्होंने नहीं समझा था, उससे पहले भी ग्रेविटी थी, उनकी बर्थ से पहले भी ग्रेविटी थी। तो डिस्कवरी को हम इनोवेशन नहीं बोलते। डिस्कवरी क्या होती है, एक एग्जिस्टिंग फैक्ट जिसे लोग नहीं जानते उसे बताना, वो हमारी डिस्कवरी होती है। बट इन्वेंशन का मतलब है कि कुछ नया लेके आना। नाउ टाइप ऑफ इनोवेशन, तो इनोवेशन 4 तरीके की हो सकती है। इन्वेंशन का सिंपल मतलब ऐसी इनोवेशन जिसमें आप नया प्रोडक्ट या नई सर्विसेज लेके आ रहे हो जो पहले कभी ट्राई नहीं किया है, विच इज़ नेवर ट्राइड बिफोर। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं कि उसी चीज़ को बढ़ाना। सो इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि जो एक्चुअल में आपका अभी प्रोडक्ट है, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिससे आप कस्टमर को सर्व कर रहे हो, उसी के अंदर कुछ डिफरेंस कर देना, यानी कि उसी को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना, एक ऐसा आइडिया लेके आना जिसके थ्रू आप उसे थोड़ा सा उसमें चेंज कर सको, वो हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन। देन डुप्लीकेशन, हम डुप्लीकेट किस चीज़ को बोलते हैं, जो इमिटेटेड होता है, एक तरीके से रिप्लीकेटेड है या कॉपी है किसी चीज़ की। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एक कॉपी लेके आना, बट उसके अंदर एक क्रिएटिव टच दे देना उसे इम्प्रूव करने के लिए। देखो इसके अंदर इंप्रूव करने के लिए उसमें क्रिएटिव टच दिया जाता है, और इसमें इंप्रूवमेंट का कुछ नहीं होता, उसे डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जाता है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट है, यानी कि ए प्रोडक्ट अगर एक कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो वो ए ही प्रोडक्ट रखेगी, बट उसे डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेगी। डिफरेंट मीन्स ले आएगी कि पहले वो सिर्फ जो यंग यूथ थी सिर्फ उसको टारगेट करी थी, अब वो ओल्ड पीपल को भी टारगेट कर रहे हैं, तो उसे डिफरेंटली अप्लाई करेगी। डुप्लीकेशन में क्या होगा, उसमें एक क्रिएटिव टच डाल देगी। देन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब है कि जब आप ए और बी, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 प्रोडक्ट हैं, इन दोनों को मिला के कुछ सी ले आओ, वो हमारे क्या होता है, सिंथेसिस। जैसे आपने देखा होगा, मुझे वो ब्रांड याद नहीं, बट एक ब्रांड का कैसे आता है कि उसमें क्या है, आइसक्रीम भी है प्लस गुलाब जामुन भी है, तो वो हमारे क्या हो गया, स्वीट। और उस दोनों से मिलके एक नई चीज़ उन्होंने बना दी जिसमें आपको गुलाब जामुन का भी टेस्ट मिलेगा और आइसक्रीम का भी टेस्ट मिलेगा, तो वो क्या है, सिंथेसिस। कंप्लीटली कुछ नया इनोवेट नहीं किया है, बट क्या है, वो 2 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मिला के कुछ नया प्रोडक्ट लेके आप आए हो, वो भी एक तरीके की क्या है, इनोवेशन है। तो इनोवेशन कैसी हो सकती है, इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस आपसे पूछा जा सकता है, इसे आपको पता होना चाहिए। नाउ मिथ रिगार्डिंग इनोवेशन, मिथ का मतलब क्या होता है, जो झूठी अफवाहें फैली हैं वो इनोवेशन के रिगार्डिंग क्या है, कि इनोवेशन हमेशा प्लान्ड एंड प्रिडिक्टेबल ही होती है, हमेशा प्लान्ड या प्रिडिक्टेबल नहीं होती। कई बार हम प्लान तो कर रहे होते हैं बट हम प्रिडिक्ट नहीं करते कि इतनी ही जल्दी हम उसे बना सकेंगे, बट वो इनोवेशन हो जाती है। तो इनोवेशन हमेशा कुछ एक्सेप्शनल केसेस, बिकॉज हर चीज़ में होते हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी कोई भी थ्योरी पढ़ी है, कोई भी लॉ पढ़ा है, एक्सेप्शन हर किसी के हैं, तो इनोवेशन के भी एक्सेप्शन है कि ये हमेशा प्लान्ड एंड प्रिडिक्टेबल नहीं होती। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शुड बी थोरोली प्रिपेयर्ड इन एडवांस, की इनोवेशन करने के लिए पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या है, मिथ है कि हमेशा टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से थोरोली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तो ये क्या है, एक मिथ है। क्रिएटिविटी रिलाइज ऑन ड्रीम्स एंड ब्लू स्काई आइडियाज़, कि अगर आप कुछ क्रिएटिविटी की बात सोचते हो, इनोवेशन की बात सोचते हो, कि तो लोगों का मानना है कि वो सिर्फ ड्रीम में हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, रियलिटी में भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें आ गई हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। बिग प्रोजेक्ट विल डेवलप बेटर इनोवेशन देन स्मॉलर वन, ये भी एक कंप्लीट मिथ है कि सिर्फ बिग प्रोजेक्ट ही क्या है, बेटर इनोवेशन कर सकते हैं, स्मॉल जो प्रोजेक्ट है वो उतनी अच्छी इनोवेशन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बेटर इनोवेशन आप लेके आ सकते हो। टेक्नोलॉजी इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इनोवेशन, ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज़्यादा जल्दी इनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के केस में जो इनोवेशन है वो नहीं होती, इनोवेशन अदर केसेस में भी होती है। जो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट है वहाँ पे भी इनोवेशन होती है, वहाँ भी नई नई चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को ड्राइवन फोर्स बोला जाए तो वो क्या है, एक मिथ है। अब क्रिएटिविटी क्या होती है, देखो क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपस में इंटरलिंक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्रिएटिविटी का मीनिंग डाला है। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग ऑफ न्यू थिंग्स। क्रिएटिविटी क्या है, हमारी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है आप अपने माइंड में कुछ नया सोच रहे हो, और इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने नया सोचा है उसे आप कर रहे हो तो वो इनोवेशन है, सिर्फ सोच रहे हो तो वो क्रिएटिविटी है।
वी कैन से द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ इज क्रिएटिविटी, यानी कि नए आइडियाज़ को डेवलप करने की आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी क्रिएटिविटी है। बट जो आपकी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यानी कि उसे रियलिटी में चेंज कर सकते हो, उसे परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी क्या है, इनोवेशन है। और एंटरप्रेन्योरशिप में हमें क्या चाहिए, क्रिएटिविटी प्लस इनोवेशन दोनों चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नाउ फॉर्म्स ऑफ इनोवेशन, कि इनोवेशन में आप किस किस तरीके क्या क्या नई चीज़ें लेके आ सकते हो। न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि आप नई प्रोडक्ट या सर्विस लेके आ सकते हो कि एक्चुअल में आप एक ही प्रोडक्ट सर्व कर रहे थे, आप अब कुछ नया, एक नई तरीके का नया प्रोडक्ट लेके आ गए। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप प्रोडक्ट एंड सर्विस की जगह आप नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आए हो, वो भी तो इनोवेशन होगी ना। कि पहले आप प्रोड्यूस करने के लिए मान लो 5 मशीन का यूज़ कर रहे थे, यहाँ से हमारा इनपुट जा रहा था, ये 5 मशीन थी बीच में, उसके बाद हमारा आउटपुट प्रिपेयर हो रहा था। अब आप क्या करके लाए हो, एक न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आए हो जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो ज़्यादा जल्दी काम करेगा, कम कॉस्ट पे काम करेगा, वो भी हमारी इनोवेशन है। नया मार्केट आप इंट्रोड्यूस करते हो कि हमारे उसी प्रोडक्ट को डिफरेंटली आप कर रहे हो। देखो हमने किया था ना कि एक्सटेंशन में वही तो मतलब होता है कि डिफरेंटली अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपकी क्या है, इनोवेशन है कि उसी प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए न्यू मार्केट को आप ढूंढ लेते हो। देन न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक नई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, वो भी आपकी क्या है, इनोवेशन है। कि ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, मान लो वो टोल ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर वो क्या थी, हमारी अलग अलग तरह की नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक नई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन लेके आना भी इनोवेशन है। और न्यू फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, की आपकी जो सोर्सेज यानी कि जो आपके सप्लायर्स हैं, नए सप्लायर्स लेके आना, नई सोर्स ऑफ सप्लाई लेके आना कि कहाँ से और हमें सप्लाई मिल सकती है जो कम कॉस्ट पे मिलेगी, टाइमली डिलीवरी होगी, ये सब किसके अंदर आता है, इनोवेशन के अंदर आता है। नाउ मेथड्स ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, कि आपको नए नए आइडियाज़ कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि इनोवेशन इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एंड डूइंग न्यू आइडिया। तो इनोवेशन होने से पहले आपके पास नए आइडियाज़ तो होने चाहिए। तो वो नए आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं, फर्स्ट इज़ फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है, जैसे 15-20 लोग इकट्ठा मिलकर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन के थ्रू एक नया आइडिया लेके आते हैं, दैट इज़ फोकस ग्रुप। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी ऐसा ही है कि जिसमें हमारा क्या होता है कि 5-6 लोग मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं, बट ये हमारा और ज़्यादा डीप डिस्कशन होता है। क्योंकि अगर 5, 6, 10 जितने भी लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसके पास जितने आइडियाज़ हैं एक एक करके वो सामने आएंगे बोर्ड पे अपने। अगर एक के पास 5 आइडियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे 10 लोग हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के ग्रुप में, तो हर एक के पास अगर 5 आइडियाज़ हैं तो एक एक करके सभी आएंगे और सब अपने 5 आइडियाज़ को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, सबको बताएंगे कि मेरे क्या क्या आइडियाज़ हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाएगा एंड देन फाइनल एक बेस्ट आइडिया को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, सब अपना सारा ब्रेन लगा देते हैं, पूरी दिमाग की खपाई करके फिर जाके एक निकालते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल क्या होते हैं कि इसमें आपको कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि कोई आपको ये आप कह दो कि ये कैसा आइडिया हुआ, ये आइडिया काम नहीं करेंगे, तो आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ लेके आओ। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कोई रूल्स नहीं होते, इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्रीली एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। देन ब्रेन राइटिंग, ब्रेन राइटिंग का मतलब क्या है कि इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके माइंड में आता जाता है आप उसे एक पेज पे लिखते जाते हो। जैसे हमारे 5 लोगों का ग्रुप है तो 5 लोगों के पास एक बार एक एक करके वो पेपर जाएगा, सबको अपनी मर्जी से जो जो उसके माइंड में आ रहा है लिख रहा है, फिर सब उसको क्या करेंगे, जितने भी टोटल हमारे पास पॉइंट्स हो गए उन्हें डिस्कस किया जाएगा एंड बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। चेकलिस्ट मेथड क्या है, एक काइंड ऑफ क्वेश्चनेयर होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो फिल कराए जाते हैं जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनसे, और उन क्वेश्चनेयर की स्टडी करके हम क्या करते हैं, न्यू आइडिया को डेवलप करते हैं। कलेक्टिव नोटबुक मेथड, कलेक्टिव नोटबुक मेथड क्या है, जिसके अंदर एक पॉकेट नोटबुक दी जाती है जितने भी मेंबर्स हैं उनको, कि जैसे 5 मेंबर्स हैं, इन सारे केसेस में क्या होता है कि सभी मेंबर्स को इकट्ठा होना जरूरी है, बट इस केस में सभी मेंबर्स को इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। वो पूरे दिन अपना काम करते हैं, जो बेसिक काम करते हैं, भाई ऑफिस में है या फिर वो टीचिंग में है, जहाँ पे भी अपना काम कर सकते हैं, काम करते करते भी उनके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है ना, तो उनके एक पॉकेट नोटबुक उन्हें दी जाती है और वो आइडियाज़ अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनकी क्या होती है, मीटिंग होती है, जिसने जितने पॉइंट लिखे होते हैं सबकी मीटिंग होती है और देन बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट किया जाता है। फ्री एसोसिएशन मेथड, फ्री एसोसिएशन मेथड क्या है कि इसमें एक ग्रुप बिठाया जाता है जिसके अंदर जो भी 5-6 मेंबर्स का ग्रुप होगा, तो मेन प्रॉब्लम बताने की बजाय उन्हें क्या दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड दे दिया डिससेटिस्फैक्शन, कि हम कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन डायरेक्टली ना बता के कि हमारे कस्टमर क्या हो रहे हैं, लॉयलिटी उनकी कम हो रही है, इसकी वजह हमने क्या किया, डिससेटिस्फैक्शन वर्ड दिया। फिर उन्होंने सभी मेंबर्स ने इस पर डिस्कस किया, 10-15 मिनट बाद उन्हें एक और वर्ड दे दिया, लॉयलिटी।
देन उस और थोड़ी देर बाद हमने वर्ड दे दिया रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है ताकि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ना रह के हम वाइड डिस्कशन कर सकें और बेटर से बेटर आइडिया लेके आ सकें। गोल्डन मेथड क्या होता है कि गोल्डन मेथड में हमें बेसिक, इसमें भी हमें प्रॉब्लम पहले नहीं बताई जाती, इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं बताई जाती, बट उसमें क्या करते हैं एक एक इंटरवल पे एक वर्ड दिए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है जर्नल और बेसिक डिस्कशन चालू होता है और उसी डिस्कशन को से हम क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम से पहुंच जाते हैं एंड देन उसका आइडिया सोल्व करते हैं। एट्रीब्यूट लिस्टिंग का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है ना या फिर जैसे भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को रिक्वायर है उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, एट्रीब्यूट लिख लेते हैं, जैसे भी प्रोडक्ट है जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे कुछ नया डेवलप हो सकता है। हर तरीके की कॉम्बिनेशन परमेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर नया आइडिया डेवलप करते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी या इनोवेशन की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आइडिया जर्मिनेशन। आइडिया जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे डेवलप होना कि इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कुछ ना कुछ करना है, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो आइडिया जर्मिनेशन का मतलब, जैसे जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे पौधा एक उगना स्टार्ट होता है ना, तो वही आइडिया के रिगार्डिंग कुछ ग्रोथ होनी स्टार्ट हो, वो हमारा आइडिया जर्मिनेशन होता है। आइडिया जर्मिनेशन क्यों होगा, आपके माइंड में ऐसा क्यों आएगा कि आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ सोचना है, इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है। वो कब हो सकती है, या तो आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि अगर इसको मैंने यूटिलाइज़ किया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकती है। या फिर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है। या आप देखना, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना तो आप उसके बारे में अपने आप सोचते रहते हो और नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें आपके माइंड में आती रहती हैं। तो आइडिया जर्मिनेशन फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें आपकी मीन्स माइंड में आइडिया सिर्फ ग्रो होना स्टार्ट होता है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कोई ना कोई वर्क करना है। वो प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, अपॉर्चुनिटी या फिर इंटरेस्ट की वजह से। देन प्रिपरेशन, अब आपके आइडिया जर्मिनेट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, जो भी आपको सोल्व करनी है प्रॉब्लम या जिस भी अपॉर्चुनिटी को आपको यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। और ये याद रखना, जितना ज़्यादा मोटिवेटिंग आइडिया होगा ना उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जर्मिनेशन से नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। अगर वो इंटरेस्टेड और मोटिवेटिंग आइडिया है तो आप जल्दी ही नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे, जिसमें आप उस आइडिया के रिगार्डिंग या उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ या इस अपॉर्चुनिटी को मैं कितना जल्दी कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो आप क्या करते हो, फिर प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या करते हो, जितनी ज़्यादा बेटर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी देन आप क्या करोगे, इंक्यूबेशन स्टेज पे जाओगे कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है अब आप उसे क्या करोगे, एसिमुलेट करोगे, इकट्ठा करोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे। जैसा आप उसे समझोगे उससे काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने आ जाएंगे, जिससे फाइनली क्या होगा, आइडिया जनरेट हो जाएगा कि एक फाइनल आइडिया आपको मिल गया कि इसके थ्रू मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ या फिर इसके थ्रू मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकती हूँ। देन जो आइडिया जनरेट हुआ है उसकी वैलिडेशन को चेक करेंगे कि क्या वो फिजिबल है या नहीं, क्या वो पॉसिबल है या नहीं। उसकी वैलिडेशन को चेक करने के बाद हम फाइनली उसे क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और आउटकम असेसमेंट किया जाता है कि क्या मैं अपनी प्रॉब्लम को उससे सॉल्व कर पाई या नहीं कर पाई। ये हमारी क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। नाउ द सेकंड टॉपिक इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है, जब हम अभी आइडिया डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने इस वर्ड का यूज़ किया था, फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं ये देखना कि क्या वो आइडियाज़ हमारे लिए अप्रोप्रिएट हैं या नहीं, फिजिबल हैं या नहीं, वो हमारी क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या डिटरमाइन करती है, वेदर योर आइडिया इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एक पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, जो आइडिया आपको आया है वो वर्क करेगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग स्टडी करने को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। और ये हमेशा आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले की जाती है, क्योंकि एक बार आपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, आप उसे बैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है तो आपको लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आप इम्प्लीमेंट करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी करके देख लो, जिसके थ्रू आपको क्या पता चल जाए कि क्या आपका जो भी आपका आइडिया है वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। तो हम 3 तरीके की फिजिबिलिटी मेन स्टडी करते हैं, मार्केट फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो सबसे पहले है मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी हमें क्या डिटरमाइन करती है, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, मार्केट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमें ये बताता है कि क्या हमारा वो आइडिया वर्क करेगा या नहीं। तो मार्केट फिजिबिलिटी हमें क्या बताएगा कि क्या हमारा आइडिया मार्केट में वर्क करेगा या नहीं, जो सुटेबल मार्केट हमने उसके लिए ढूंढा है क्या उस मार्केट में हमारा आइडिया काम करेगा या नहीं। मार्केट फिजिबिलिटी डिटरमाइन वेदर योर आइडिया इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर मार्केट और नॉट, कि एक पर्टिकुलर
मार्केट के अंदर आपका आइडिया काम करेगा या नहीं, उसे क्या डिटरमाइन करती है, मार्केट फिजिबिलिटी। और वो कैसे डिटरमाइन करेगी, ये बता के कि उस मार्केट में आपकी कितनी डिमांड हो सकती है। जो आप इनोवेटिव या आइडिया से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। अगर डिमांड जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट को बियर कर लेगी उतनी होगी, तो इसका मतलब आपका जो आइडिया है वो मार्केट में फिजिबल है। लेकिन अगर डिमांड नहीं होगी तो इसका मतलब वो फिजिबल नहीं है। एस्टिमेट द मार्केट शेयर, तो दो चीज़ें एस्टिमेट की जाती हैं, एक तो डिमांड, दूसरा मार्केट शेयर, कि कितना मार्केट शेयर आपके प्रोडक्ट को मिलेगा। जितना ज़्यादा मार्केट शेयर मिलेगा उतना ही ज़्यादा फिजिबल हमारा आइडिया होगा। तो मार्केट फिजिबिलिटी हमें क्या बताता है कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी आइडिया है, वो मार्केट में काम करेगा या नहीं। और इसके अंदर वो किन दो चीज़ों को देखता है कि क्या हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होगी या उसको मार्केट शेयर मिलेगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके प्रोडक्ट को कि डिमांड को और मार्केट शेयर को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज़ कंजप्शन पैटर्न, कि जो आपके कस्टमर्स हैं, टारगेटेड कस्टमर हैं, उनका कंजप्शन पैटर्न कैसा है। वो डेली बाय करते हैं, वीकली बाय करते हैं, उसी के बेस पे आपकी क्या होगी, डिमांड होगी। ऐसा हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जैसे आप कोई इक्विपमेंट लेके आ रहे हो, फ्रिज आप लेके आ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज आपका एक कस्टमर है, उसने आज बाय किया, फिर 2-3 दिन बाद फिर से बाय करने आ जाएगा। नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। तो आपकी कंजप्शन, आपके प्रोडक्ट का कैसा कंजप्शन पैटर्न है, उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड और मार्केट शेयर कितना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, कि जैसा गुड आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बाकी कितने सब्सटीट्यूट हैं। यानी अगर हम फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, आईफोन है, कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इसका मतलब अगर एक और इसके अंदर इंडस्ट्री आएगी तो उसके लिए क्या होंगे, ये सारे कंपिटिटर्स होंगे, तो कितनी उनकी डिमांड होगी। जब वो अपनी मार्केट फिजिबिलिटी करेगी तो इन सभी को एनालाइज करेगी, इन सब के प्रोडक्ट को एनालाइज करेगी, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर वहाँ से भी बाय कर रहे होंगे। तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट गुड होते हैं, डिमांड थोड़ी उतनी ही कम हो जाती है। नंबर एंड टाइप ऑफ कंपिटिटर्स, कि कितने आपके कंपिटिटर्स हैं, वो भी अफेक्ट करता है कि कितनी डिमांड या कितनी मार्केट शेयर होगा। नाउ जब भी हम मार्केट फिजिबिलिटी कंडक्ट करते हैं तो हमें क्या करनी होती है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अब हमें ये पता करना है भाई हमारी कितनी डिमांड होगी या कितना मार्केट शेयर होगा, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग सोर्सेज से कर सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। जब भी आपकी मार्केट फिजिबिलिटी होती है तो वो आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करती है। हु आर द कस्टमर्स, कि आपके अब कितने कस्टमर हैं और फ्यूचर में कितने होंगे, कि अगर आपने आइडिया लॉन्च किया तो आपके कितने कस्टमर्स होंगे, फ्यूचर के टाइम में कितने कस्टमर्स रहेंगे, कितनी डिमांड होगी प्रेजेंट और फ्यूचर में, डिमांड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी कि किस रेंज के कौन कौन से कस्टमर्स होंगे, कौन से प्राइस को आपको लगता है कि प्राइजेस जो कंज्यूमर हैं वो विलिंग है पे करने के लिए, कि आपको अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना चाहिए, आपके कंपटीटर का मार्केटिंग मिक्स क्या है और आपका मार्केटिंग मिक्स कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देती है, हमें मार्केट फिजिबिलिटी का एनालिसिस देता है। मार्केटिंग मिक्स यहाँ आया है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, यानी कि 4P जो होते हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये चारों चीज़ें डिटरमाइन करना। तो हमारा मार्केट फिजिबिलिटी हमारे कंप्लीट मार्केट के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन दे देती है। अगर वो फेवरेबल आती है इट मीन्स हम क्या है, फिजिबल है, अदरवाइज फिजिबल नहीं है। अगर फिजिबल नहीं होते तो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया जाता है। नाउ सेकंड इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इट मीन्स यू ट्राई टू असेस व्हाट आर द फाइनेंशियल इशू विच यू आर गोइंग टू फेस इन द स्टार्टिंग ईयर्स। इसके अंदर क्या डिटरमाइन किया जाता है कि क्या जो आपका आइडिया है वो फाइनेंशियली फिजिबल है। वो तो मार्केट फिजिबिलिटी तो हमें क्या बता रही थी कि क्या हमारा आइडिया मार्केट में वर्क करेगा या नहीं। ये हमें बताता है कि क्या हमारा आइडिया फाइनेंशियली फिजिबल है, यानी कि मॉनेटरी टर्म में फिजिबल है या नहीं। इसका मतलब एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि जितना पैसा आप लगाओगे क्या उतना बेनिफिट आपको मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगी कि कितना पैसा वो लगा रही है और कितना एक्सपेक्टेड बेनिफिट उसे होगा। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब आइडिया फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। तो कॉस्ट किस किस चीज़ में आ सकती है कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होंगी, उसके अंदर कॉस्ट आई है। किसी ना किसी एरिया पर आप प्रोडक्शन करोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट, देन प्रिलिमिनरी कॉस्ट की रजिस्ट्रेशन आपने की है, पेपर वर्क, स्टेशनरी वर्क, उसमें आपकी कॉस्ट लगी होगी। कॉन्टीजेंसीज, यानी कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, तो एक अमाउंट हम रखते हैं कि भाई फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो, मिस हैपनिंग हो, तो कंटीजेंसीज की भी कॉस्ट रखी जाती है। वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट, यानी कि डेली ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हो उसमें जो कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करने पर जितनी कॉस्ट आ रही है वो, और सेल्स अपने प्रोडक्ट को मीन्स मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए जो कॉस्ट आई, ये क्या है, जो टोटल कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है वो उसको किसके साथ कंपेयर करती है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो फाइनेंशियली फिजिबल है, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं है।
तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा वो किस बेस पे किया जाता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और सेल्स एक्सपेंसेस क्या है, कि कितनी कॉस्ट हमने प्रोडक्शन में लगाई है। देखो आप जब भी अपना डिसाइड करते हो कि किस प्राइस पे आप बेचोगे अपने सामान को, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई मेरी कॉस्ट कितनी आई है, एक तरीका मेन यही होता है। और आप मार्जिन ऐड करते हो कि मुझे उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए। मान लो आप एक बिस्किट बेच रहे हो, तो आप देखते हो वो बिस्किट आपको बनाने में लग गई 8 रुपये, और आप चाहते हो हर बिस्किट पे आपका 2 का प्रॉफिट हो, तो उसका प्राइस आप कितना फिक्स कर दोगे, 10 फिक्स कर दोगे। तो आप अपने इसी 10 के बेस पे आप देखोगे कि आपको कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, कि जितने ज़्यादा सेल होंगे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, कॉस्ट को देख के और सेलिंग एक्सपेंसिव को देख के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देख के, और फिर उसको एक्सपेक्टेड सेल्स के साथ डिवाइड करके उसके साथ कंपेयर करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका कितना होगा। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्या करते हो, ये देखते हो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट, यानी कि कितना कैश का इनफ्लो होगा और कितना कैश का आउटफ्लो होगा, कितनी आपकी कॉस्ट लगेगी, यानी कि कितना पैसा आपका बाहर जाएगा, कितना पैसा अंदर आएगा, कितना इनफ्लो होगा, कितना बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तभी आप क्या करते हो, मानते हो कि वो फाइनेंशियली फिजिबल है। देन टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें क्या बताती है, वेदर द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल और नॉट, कि जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, क्या उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल है तो किस कॉस्ट में अवेलेबल है, और नहीं है तो आपको कहाँ से ऑब्टेन करनी है, दोनों में कितनी कॉस्ट आएगी। अगर वो कॉस्ट हमारे बेनिफिट से कम होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो टेक्निकली फिजिबल है, अदरवाइज वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। अगर जैसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो अफोर्डेबिलिटी के साथ अवेलेबल है तभी वो क्या है, टेक्निकली फिजिबल है। और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक तो हमें टेक्निकल यानी कि टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, दूसरी हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नंबर ऑफ ऑपरेशंस वर्क। तो इसमें ऑपरेशन फिजिबिलिटी क्या बताती है, दैट इट इज़ पॉसिबल और नॉट टू कन्वर्ट आवर आइडिया इनटू रियलिटी, कि क्या ये पॉसिबल है कि जैसा प्रोडक्ट मैंने माइंड में सोचा है वैसा रियलिटी में बनाया भी जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। अब सोच तो हम कुछ भी लेते हैं, क्या पॉसिबल है उसे एक्चुअल में कन्वर्ट करना। सो इस चीज़ को क्या डिटरमाइन करती है, हमारी ऑपरेशन फिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ये हमें डिटरमाइन करती है कि जो ऑपरेशन हम करेंगे, यानी कि इनपुट से लेके जो आउटपुट तक की ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम परफॉर्म करेंगे तो क्या उससे जैसा एक्सपर्ट हमने सोचा है, जैसा आउटपुट हमने सोचा है, एक्सपर्ट्स ने सोचा है, क्या वैसा बनाया जा सकता है या नहीं। अगर वैसा बनाया जा सकता है तो वो ऑपरेशनली फिजिबल है, अगर वैसा नहीं बनाया जा सकता तो वो ऑपरेशनली फिजिबल नहीं है, कि हम ऑपरेशन से भी उसे क्या करते हैं, बना नहीं सकते। क्रिटिकल इशू इन टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर मेन इशू क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो टेक्नोलॉजी है तो उसकी कॉस्ट क्या है। अगर कॉस्ट हमारे लिए अप टू द मार्क नहीं हुई, ज़्यादा कॉस्टलियर हुई, तो भी हम टेक्निकली फिजिबल नहीं हो पाएंगे। और अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग अगर अवेलेबल ही नहीं है वैसी टेक्नोलॉजी, तो भी हम क्या होंगे, टेक्निकल फिजिबल नहीं होंगे। तो टेक्निकल और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हमें क्या बताती है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने जो भी रॉ मटेरियल है या फिर जो भी हमारा आइडिया है उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। उसमें दो मेन चीज़ क्या होते हैं, अवेबिलिटी एंड कॉस्ट। और ऑपरेशन क्या बताता है कि क्या हमारा आइडिया को ऑपरेशंस के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बताता है या ऑपरेशन के थ्रू बताता है। इट कंसिडर द फॉलोइंग। जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो किस किस स्टेज को कंसिडर करती है कि क्या जैसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो है या नहीं, और कौन कौन से इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो कहाँ से ऑब्टेन करनी है, जो इक्विपमेंट हमें चाहिए अगर वो नहीं है तो वो कहाँ से ऑब्टेन करने हैं, और हैं तो उनकी क्या कॉस्ट है। अगर हमारी कॉस्ट क्या है, अफोर्डेबल है और वो अवेलेबल है तो वो हमारी क्या है, टेक्निकल फिजिबल है। बट अगर वो अफोर्डेबल नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या है, टेक्निकली इनफिजिबल हैं। और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर हम क्या क्या देखते हैं कि क्या जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, क्योंकि रॉ ऑपरेशंस का मतलब ही क्या होता है, इनपुट से लेके आउटपुट तक। तो इसमें पूरी प्रोसेस देखी जाती है कि क्या इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को पा सकते हैं या नहीं पा सकते। तो वो कैसे पता चलेगा कि जैसा क्वालिटी या क्वांटिटी, जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो इसका मतलब हम क्या हो सकते हैं, फिजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज हम फिजिबल हो ही नहीं सकते। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि किस तरीके के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल के अलावा और क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। देन अवेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं, जो हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी में भी देख लिया। क्योंकि टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, एक तरीके से ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का ही एक पार्ट है, कि ये सारी ऑपरेशन फिजिबिलिटी के अंदर ही क्या है, हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी कवर हो जाती है।
देन प्लांट लोकेशन, कि जो हमारे प्लांट की हम लोकेशन चाहते हैं क्या वो हमें मिल सकती है, डिज़ायर्ड लोकेशन है जहाँ पे हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हों। प्लांट लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन को। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो प्लांट लोकेशन हमें क्या डिटरमाइन करता है कि क्या हमारी जो प्लांट की लोकेशन है वो ऐसी है जो मार्केट के नियर हो, कस्टमर्स के नियर हो, सप्लायर्स के नियर हो, जहाँ पे हमें सारी फैसिलिटी मिल सके। कैसा लेआउट होगा और क्या मशीनरी एंड इक्विपमेंट चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए अफोर्डेबल प्राइस पे अगर हमारे पास होंगी और हमारे जो डिज़ायर्ड आउटपुट है उसे बना सकेंगी तो वो हमारे लिए क्या है, फिजिबल है, अदरवाइज फिजिबल नहीं है। अगर हमारी ये तीनों फिजिबिलिटी को हमारा आइडिया पास कर लेता है तो फाइनली हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके लिए आगे वर्क करते हैं। अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी में फेल हो गए तो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया जाता। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान होता क्या है? अ बिजनेस प्लान इज़ अ रोड मैप फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ न्यू बिजनेस, कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नए बिजनेस को चलाने के लिए एक रोड मैप जो डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है वो होता है बिजनेस प्लान। इट इज़ अ वेल डिजाइन प्लान, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड स्कैन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड एलोकेट रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इससे आपने समझा तो ये क्या कह रहे हैं कि बिजनेस प्लान क्या करता है, जो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज़ में आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्या देखता है कि क्या एनवायरनमेंट उसके रिगार्डिंग सपोर्टेबल है या नहीं। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टेबल है देन आप उसकी फिजिबिलिटी करते हो एंड उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लेते हो। तो यही हमारा क्या है, बिजनेस प्लान है, जो हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमें अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करना है या रन करना है, जो हमें ढूंढ के बताता है कि कैसी अपॉर्चुनिटी है, स्कैन करके बताता है कि क्या उस अपॉर्चुनिटी के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है भी या नहीं, ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सको। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कि अपने एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि कैसे आप अपने आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट करो, वो ब्लूप्रिंट क्या है, बिजनेस प्लान है। प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये एक ईजी टास्क नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ती है। बिजनेस प्लान में क्या होता है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी हमें बताता है कि कहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी है, किस एरिया में हम बिजनेस खोल सकते हैं। देन उसके रिगार्डिंग एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना कि जो अपॉर्चुनिटी हमारे माइंड में आई है क्या उसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है या नहीं। और एनवायरनमेंट की स्कैनिंग में किसकी स्कैनिंग होगी, इंटरनल एनवायरनमेंट की और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल जैसे कि पेस्टल एनालिसिस होता है कि आप क्या देखते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, देन हमारा एनवायरमेंटल एंड लीगल, इन हर तरीके के एनवायरनमेंट की आप स्टडी करते हो। अगर वो फेवरेबल होता है तभी आप क्या करते हो, आगे उसको बढ़ते हो, आगे उस आइडिया को लेके जाते हो। देन उसकी फिजिबिलिटी स्टडी देखते हो, कौन कौन सी फिजिबिलिटी देखते हो कि जो आपका आइडिया आया है, जो अपॉर्चुनिटी आपने सोची है उसकी वो मार्केट के लिए फिजिबल है या नहीं, फाइनेंशियली वो फिजिबल है या नहीं, टेक्निकली और ऑपरेशनली वो फिजिबल है या नहीं। अगर वो फिजिबल होती है तो आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो, उसका फंक्शनल प्लान बनाते हो, यानी कि इस आइडिया पे मुझे कैसे काम करना है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, स्ट्रक्चर, टाइप कैसा होगा। फाइनेंशियल प्लान करते हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे, आरओआई कितना होना चाहिए, और मार्केटिंग प्लान के किस तरीके से प्रमोशन वगैरह करोगी। देन आपकी फाइनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन हो जाती है कि बिजनेस जो प्लान आप बनाते हो ना उसके उस पूरे प्लान की एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ताकि आप उसे अच्छे से फॉलो कर सको। एंड देन फाइनली क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, कि क्या हम वो आइडिया से वो अचीव कर पाए जो हम अचीव करना चाहते थे। ये हमारा क्या होता है, बिजनेस प्लान। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस प्लान के, अगर हम एक कोई बिजनेस प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें क्या मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है कि हमें कैसे अपने नए बिजनेस को रन करना है, आइडिया को कैसे कन्वर्ट करना है रियलिटी में सक्सेसफुली, तो वो हमें कैसे पता चलता है, बिजनेस प्लान से, कि कैसे ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, देन फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद हमें क्या फंक्शनल प्लान बना के उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमें क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके कि कैसे हम अपने विजन को अचीव कर सकते हैं। इवेल्युएट बिजनेस प्रोस्पेक्ट, कि देख सके कि ये बिजनेस कैसा है, किस तरीके के इस बिजनेस में मूव करना है, हमें एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करे कि किस तरीके से हमें इस बिजनेस में क्या करना है, एंटर करना है और कैसे उस बिजनेस को रन करना है। देन मॉनिटर द प्रोग्रेस आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, बिजनेस प्लान के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक बार बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी आप अपनी प्रोग्रेस दे सकते हो कि कैसे आप ग्रो कर रहे हो, कितना अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो। परसुएड अदर टू जॉइन बिजनेस, बिजनेस प्लान के थ्रू, मैंने बोला ना बिजनेस प्लान से हम क्या बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, जितनी
स्ट्रॉन्ग और जितनी अट्रैक्टिव आपकी रिपोर्ट होगी ना, जितनी अच्छी एक्यूरेट अट्रैक्टिव आपकी रिपोर्ट होगी, उतना ही जल्दी आप अपने पार्टनर्स को, फाइनेंशियल पार्टनर, टेक्निकल पार्टनर्स को क्या कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट कि स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक पिक्चर रख देता है कि किस तरीके के आपका बिजनेस काम करेगा, तो आपको विजुअलाइज करके दिखाता है। सीक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि इस रिपोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि आपका कैसा प्लान है। क्योंकि अगर कोई भी लोन के लिए आप अप्लाई करते हो और आप अपनी रिपोर्ट दिखाओ, जो बिजनेस प्लान अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, अगर उन्हें ये लगेगा कि भाई ये बिजनेस आगे काम करने वाला है, तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि आप सारी फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनेंशियल प्लान सब कुछ बना लोगे और इसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई एज वेल एज बेटरली यूटिलाइज कर सकोगे। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.